अनूपपुर जिले के जाने माने आरटीआई कार्यकर्ता ने राजपथ 24 न्यूज चैनल पर आरटीआई लगाने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कैसे आरटीआई विभाग में लगना चाहिए और आरटीआई के माध्यम से कितना फायदा या नुकसान समाज का होगा। आरटीआई से जुड़ी जानकारी के लिए शहडोल संभाग के अनूपपुर जिले के राजनगर के रहने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट, समाज सेवी और राजनीति के जानकार गजेंद्र सिंह सिकरवार से लतीफ अहमद सिद्दीकी ने बातचीत की। आरटीआई से जुड़ी हुई जानकारी आप भी देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। मेरे साथ इस वक्त गजेंद्र सिंह सिकरवार जी हैं, जो आरटीआई एक्टिविटीज़ होने के साथ साथ समाज सेवक भी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे, अपने दर्शकों से उनसे रूबरू कराएंगे कि उन्होंने किस तरह से इस क्षेत्र में रह करके इस क्षेत्र की जनता के लिए और समाज के लिए किस तरह से काम किया है। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सिकरवार जी। सिकरवार जी, सबसे पहले आपको राजपथ न्यूज़ चैनल पर स्वागत है कि आपने अपना समय दिया और आपको पूरे हिंदुस्तान की जनता देख रही है। आप आरटीआई एक्टिव कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं और इस कोलांचल क्षेत्र में आपने बहुत अच्छा काम किया। एक सामाजिक के क्षेत्र में भी, सामाजिक तौर पे भी एक समाज सेवक के तौर पे रह चुके हैं और राजनीतिक क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आरटीआई यदि हम कहीं किसी विभाग में लगाते हैं तो किस तरह से कैसे लगाते हैं। सर्वप्रथम आपको, आपके चैनल को और आपके कैमरामैन को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो एक बहुत महत्वपूर्ण देश में जन जागृति लाने का और ट्रांसपेरेंसी का, पारदर्शिता के लिए बहुत बढ़िया कानून बना था। 2005 में लोकसभा ने इस कानून को बनाया, जिसे इसलिए 2005 में बना, इसलिए इसको कहते हैं आरटीआई एक्ट 2005। ये वास्तव में ये कोई कार्यालय में हम लगाते हैं, लेकिन ये है कानून, इसलिए इसके साथ एक्ट जुड़ा है और इसकी पूरी प्रक्रिया का पालन करने में व्यक्ति को, कि कोई भी आरटीआई एक्टिविस्ट हो, आरटीआई कार्यकर्ता हो, बड़े पेशेंस की आवश्यकता होती है। मैं 2005 के बाद 6 में मैं अध्ययन करने लगा कि आरटीआई एक्ट में हम कैसे काम कर सकते हैं और इसके बाद मैंने उस पर काम करना शुरू किया। सर्वप्रथम मैंने पाया कि पोस्ट ऑफिस में जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लोगों के साथ पोस्ट ऑफिस के लोग करते क्या थे, बड़े पैमाने पे, कि उनका पेमेंट, उनका पासबुक अपने पास रखते थे। साल भर में जनवरी में दिया तो 3 महीने का पैसा खा गए, मई में दिया, ऐसे करके 1-2 बार दिया। उनको पता नहीं चलता था कितना पैसा है, सारा रखते थे। मैं इसकी बारीकी से जांच किया, मैंने इसे बड़ा लंबे स्केल पैमाने पे इसे घोटाला पाया। इसमें तमाम पोस्टल डिपार्टमेंट के अधिकारी भी रहते थे, संलिप्त रहते थे, जो पोस्टमास्टर को संरक्षण देते थे। मैंने काम करना शुरू किया, इसमें बहुत काम किया। मैं सूचना आयोग तक गया, केंद्रीय सूचना आयोग, चूँकि पोस्टल डिपार्टमेंट केंद्र सरकार के अधीन आता है, और कई हितग्राहियों को पिछला पैसा मैंने दिलवाया और मैंने इसमें काम किया। काम करने के बाद कुछ दिनों के बाद, ये दास्तान बता रहा हूँ, लोगों का मनोबल आरटीआई में जो काम करना चाहे उसका कैसे हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं। और मैंने इसके बाद जब लोगों का, पोस्ट ऑफिस के लोगों का पैसा मिलना शुरू हो गया, उसी दौरान मैं, एक चैनल होता है एनडीटीवी, मैंने देखा कि उसमें एक आया था, एक मैटर आया था कि आप जो भी आरटीआई के क्षेत्र में जो बेहतर काम किया है, उन्हें हम पूरे देश के लोगों को जो बेहतर काम किया उसका चयन करेंगे, 2 लोगों को 2 लाख का हम पुरस्कार देंगे। मैंने भी उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया और ऑफलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स पोस्टल डिपार्टमेंट के भेजा। उसी दौरान मैंने ये पाया था, स्टेट गवर्नमेंट में परिवहन विभाग में बहुत से परिवहन नाके अवैध खुले हुए थे और मैंने उसका परिवहन कार्यालय ग्वालियर में आवेदन किया। ग्वालियर से जवाब नहीं आया। फिर मैंने अपील की अपील अधिकारी को। उस समय बहुत चर्चित चेहरा थे, उसके डीजी थे एस लाल जी, वो उन्होंने उसकी जानकारी दिया। मैंने पाया कि तमाम परिवहन कार्यालय अवैध चल रहे हैं। जैसे राजनगर में, इस राजनगर के, हमारे नगर के आसपास में एक परिवहन कार्य नाका है, रामनगर के अधीन में रामनगर चलता था, खूंटा टोला चलता था, कबीर चबूतरा चलता था अमरकंटक के पास, और यहाँ तक कि शहडोल जिले में एक छोटी सिद्धि है एक, जबकि मान्यता एक को केवल थी। मैंने ऐसे काम किया। उसमें मुझे काम करने के बाद वो जब ऑनलाइन मैंने आवेदन किया
पुरस्कार के लिए जो प्रतियोगिता थी, तो वो बाद में मुझे पता चला कि इस प्रतियोगिता को चलाने वाले उस समय के बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट जो आज चर्चित चेहरे बन चुके हैं, अरविंद केजरीवाल जी, वो एक परिवर्तन के बाद एक NGO चलाते थे PCRF के माध्यम से फिर मुझे उसमें 20 लोगों में पूरे देश में चयनित किया गया और मुझे उसमें चयनित करने के बाद मुझे अरविंद केजरीवाल जी ने 2009 में प्रशस्ति पत्र दिया और कि आपने बेहतर काम किया है और ऐसे ही आप RTI के क्षेत्र में काम करते रहें। RTI आवेदन लगाने का जो है आप कह रहे हैं, कार्यालय कोई भी कार्यालय नहीं चाहता कि मैं कोई जानकारी दूं। और RTI एक्टिविस्ट को या पत्रकार आप लोग हैं, आप सबको कहा जाता है, हर कार्यालय कहता है कि हमें ब्लैकमेल किया जाता है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ब्लैकमेल होता कौन है? यदि वो व्यक्ति सही होगा तो ब्लैकमेल नहीं। NGO चलाते थे PCRF के माध्यम से फिर मुझे उसमें 20 लोगों में पूरे देश में चयनित किया गया और मुझे उसमें चयनित करने के बाद मुझे अरविंद केजरीवाल जी ने 2009 में प्रशस्ति पत्र दिया और कि आपने बेहतर काम किया है और ऐसे ही आप RTI के क्षेत्र में काम करते रहें। RTI आवेदन लगाने का जो है आप कह रहे हैं, कार्यालय कोई भी कार्यालय नहीं चाहता कि मैं कोई जानकारी दूं। और RTI एक्टिविस्ट को या पत्रकार आप लोग हैं, आप सबको कहा जाता है, हर कार्यालय कहता है कि हमें ब्लैकमेल किया जाता है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ब्लैकमेल होता कौन है? यदि वो व्यक्ति सही होगा तो ब्लैकमेल नहीं होगा। वो जवाब नहीं देना चाहता, अपने काला बाजारी को, चाहे करप्शन को, भ्रष्टाचार को छुपाना चाहता है, इसलिए आवेदक को ही, RTI का जो आवेदन करता है उसके ऊपर ही आरोप लगा देता है कि ये हमको ब्लैकमेल कर रहा। अब मैं तो कहता हूं कि आपको ब्लैकमेल होने की आवश्यकता ही नहीं। आप जो जानकारी मांगी जाए, RTI एक्ट कोई प्रश्न नहीं, RTI से जानकारी मांगी जाए, आप जानकारी मांगी जाए, जानकारी आपको देना चाहिए। देश के हर नौकरशाह का एक कर्तव्य बनता है कि जानकारी दे, लेकिन तमाम इसके बावजूद ये आया है ध्यान में कि केवल अधिकारी घुमाते हैं। तो आपको, लेकिन जनता से मैं चाहूँगा कि RTI का प्रयोग करना ही चाहिए। आप करेंगे तो निश्चित ही, यदि सभी लोग करने लगे तो निश्चित ही देश से करप्शन भागेगा, भ्रष्टाचार का सफाया होगा और संबंधित कार्यालय में RTI आवेदन करें। RTI का ये मतलब नहीं है कि आपने मान लीजिए कलेक्टर कार्यालय में आवेदन किया और PWD का मामला है तो कलेक्टर कार्यालय का लोक सूचना अधिकारी उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता, उसे ट्रांसफ़र करेगा PWD में। एक्ट ही कहता है कि उसको ट्रांसफ़र करना है और ट्रांसफ़र करने की सूचना देना है आवेदक को, और आवेदक को देगा सूचना और उस संबंधित कार्यालय को जहाँ से जानकारी ली जा सकती है उस जानकारी को निर्देशित भी करेगा कि आप आवेदक को जानकारी दीजिए। एक्ट कहता है यही प्रक्रिया। इसमें 2 अपील होती है, प्रथम अपील, द्वितीय अपील। द्वितीय अपील का मतलब होता है अंतिम अपील कहा जाता है। यही अपील हो सकता हो आवेदक को ये नहीं पता कि अपीलीय अधिकारी कौन है। तो यदि हमने किसी कार्यालय को लिख दिया अपीलीय अधिकारी के नाम से, यदि अपीलीय अधिकारी नहीं है तो उस कार्यालय का एक कर्तव्य बनता है RTI एक्ट के अनुसार कि वो संबंधित अपीलीय अधिकारी को फॉरवर्ड करे, उसको ट्रांसफ़र करे और आवेदक को यानी अपीलार्थी को, अपील करने वाले व्यक्ति को सूचना करे कि मैंने इनको कर दिया, इनसे संबंधित मामला था, ये अपीलीय अधिकारी हैं, ये आप इनसे संपर्क करिए, और उनको निर्देशित करेगा अपीलीय अधिकारी को कि आप इसकी अपील का सर, आपने पूरी जानकारी RTI के बारे में बताया। RTI की जब जानकारी ली जाती है तो क्या इससे कोई प्रभाव पड़ता है समाज में, या फिर जो RTI एक्टिविटीज़ होते हैं जो इस तरह की सूचना लेना चाहते हैं तो क्या उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, RTI एक्ट जो बना है उसका देश के नागरिक पर और देश की सुरक्षा के मामले में दुष्प्रभाव नहीं पड़े, ये पूरा प्रयास एक्ट में प्रावधान किया गया है। इसलिए बहुत से विभाग हैं वहाँ RTI के, जैसे सेना का मामला है, आप IB कह लीजिए, IB में आप RTI का आवेदन नहीं कर सकते। कुछ चीज़ों, कुछ जगह को छूट दिया गया जिससे कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ न कर सके, देश के साथ खिलवाड़ न कर, देश के नागरिकों के साथ। इसमें कहीं दुष्प्रभाव नहीं पड़ना। इसमें केवल एक्ट में इतना, जिन लोगों ने भी एक्ट का ये प्रावधान किया है, इतने बड़ी बारीकी से बड़े कानून के जानकार रहे होंगे, उन्होंने ऐसा किया है कि इसका हमेशा देश के लिए और देश में रहने वाले लोगों के लिए लाभ है। और भ्रष्टाचार मुख्य रूप है इसका कि करप्शन न्यूनतम हो या करप्शन शून्य हो, ऐसा प्रयास इस एक्ट में है। किसी प्रकार कोई नुकसान नहीं है।
अक्सर ये देखा जाता है कि जब आरटीआई का आवेदन प्रस्तुत किया जाता है कार्यकर्ताओं द्वारा, तो बहुत जगह इस चीज़ को लेकर अवहेलना की जाती है और जवाब नहीं दिया जाता है, तो काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ता होगा। बिल्कुल, आरटीआई में आपने बिल्कुल ठीक कहा। कोई भी कार्यालय आरटीआई का जवाब नहीं देना चाहता, कह देगा मैं आप लोक सूचना अधिकारी नहीं हूँ, फला जगह जाइए, आप आवेदन करिए तो आवेदन में आपका स्टाम्प सही नहीं है, तो फर्स्ट अलर्ट सही नहीं है, ऐसे तमाम चीज़ करता है। लेकिन इसीलिए आप हमारे जैसे जागरूक लोग की आवश्यकता है कि हम लोग कम से कम संघर्ष करें, अपना आवेदन करें। कोई कार्यालय यदि आवेदन लेने से कहता है कि हम मुकरता है कि बहानेबाजी करता है शुद्ध शब्दों में, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि आरटीआई का जो 10 रुपये का शुल्क हो, स्टाम्प पेपर के रूप में हो, डीडी के रूप में है या पोस्टल डाक के रूप में, उसको अटैच करके और उसके कार्यालय में हम बाई डाक, रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजें। उसमें वो बाध्य होगा लेने के लिए और उसको जानकारी भी देनी होगी। नहीं देगा तो वो आप यदि उसकी प्रथम अपील करेंगे तो प्रथम अपील में आपके साथ न्याय होगा, द्वितीय अपील करेंगे तो द्वितीय अपील में न्याय होगा, और ये आपके साथ न्याय हो निश्चित होगा। एक मैं प्रसंग की आपसे बता दूं, आप के ही हमारे संभाग का मामला है। एक डिप्टी कलेक्टर हुआ करते थे उमरिया में, वो लोक सूचना अधिकारी थे और उनके कुछ नौकरी में, कुछ प्रमोशन में कुछ फॉल्ट था। वहाँ का कोई वकील जानता था इस बात को की कमी है, उसने आवेदन किया कि हमको जानकारी दी। उनको जानकारी देनी चाहिए। गवर्नमेंट सर्वेंट का कोई व्यक्तिगत मामला नहीं होता है। और देखिए, मैं उस समय के कलेक्टर ध्यान नहीं है कौन थे, लेकिन मैं उनकी सराहना करता हूँ। अपीली अधिकारी कलेक्टर थे, कलेक्टर को अपील किया उस प्रथम अपील, और कलेक्टर ने निर्देश किया लोक सूचना अधिकारी को, उसी डिप्टी कलेक्टर को जो उसी की जानकारी मांगे कि आप उसको जानकारी दीजिए, और उनको जानकारी देनी पड़ी। ये बहुत बड़ी जनता के हाथ में बहुत बड़ी ताकत है, इसका हम लोगों को प्रयोग भी करना चाहिए। थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, तो संघर्ष आप पत्रकार और हम जैसे लोगों को, देश के जागरूक लोगों को थोड़ा सा संघर्ष भी करना चाहिए। सिकरवार जी, हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं, वो भी इस क्षेत्र में आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है आपका? नहीं, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन कहते हैं कि हमें इसका आरटीआई एक्ट का पूरा अध्ययन करना चाहिए। आजकल के आप कहीं जाएंगे तो आरटीआई एक्ट में, अभी आप जाएंगे किसी बड़े बुक शॉप पे तो आपको एक्ट की बुक मिल जाएगी, उसमें समय समय पे कानून में थोड़े बहुत परिवर्तन संशोधन होते रहे, संशोधन किया मिल जाएगा। आप उस पहली बात तो यदि आरटीआई का आवेदन करते हैं तो आरटीआई की बारीकी समझ लीजिए। यदि आप नहीं समझते हैं तो किसी जानकार से संपर्क में रहिए, नहीं तो आरटीआई की जानकारी देने से संबंधित नौकरशाह या कार्यालय आपको बार बार परेशान करेंगे, आप थक जाएंगे। लेकिन आपको थकना नहीं है, आपको धैर्य नहीं रखना। यदि आप धैर्य रखे आपने तो आपको निश्चित जानकारी मिलेगी और देश में ट्रांसपेरेंसी लाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सिकरवार जी, जिस तरह से अगर हम किसी विभाग में हमारा कोई व्यक्ति इस तरह का काम करना चाह रहा है और जाकर वहाँ पे अगर कोई सवाल के जवाब मांगना चाह रहे हैं, वहाँ की प्रतिलिपियाँ मांगना चाह रहे हैं, तो अधिकतम हम उस आवेदन पे कितने सवाल के जवाब ले सकते हैं? आरटीआई एक्ट में बहुत बड़ा प्रश्न नहीं करना चाहिए, बहुत लेंदी नहीं करना चाहिए। आरटीआई एक्ट में कहता है यदि प्रश्न आपको बहुत बड़ा है तो आपको जानकारी नहीं दी जाएगी, आपको उसकी पूरी डॉक्यूमेंट्स को अध्ययन कराया जाएगा, दिखाया जाएगा। उसमें कहा जाएगा कि इतनी मात्रा में आप मांगो। इसलिए आरटीआई का आवेदन हमारा बहुत सूक्ष्म होना चाहिए, बहुत दमदार होना चाहिए कि हम कैसे मांगे। बहुत लेंदी मांग लेंगे तो कार्यालय को भी देने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मैं तो समझता हूं कि प्रत्येक आरटीआई में 2-3 जानकारी मांगे, अधिकतम 3 जानकारी मांगे। यदि आपको और जानकारी मांगना है तो उसका दूसरा आवेदन कर दीजिए। एक ही आरटीआई एक्ट में पैसा बचाने, 10 रुपया शुल्क बचाने के चक्कर में या समय बचाने के चक्कर में आप करेंगे तो आपको कार्यालय हमेशा गुमराह करेगा और वो कह देगा कि आपने जानकारी मांगा है, बहुत बृहद जानकारी है जिसको लेंदी कहते हैं। जानकारी देने से वो बहानेबाजी करेगा, एक्ट का सहारा लेगा, एक्ट का वो गलत एक्ट को परिभाषित करेगा। जैसे तमाम कार्यालय आरटीआई कह देगा कि आपने जानकारी मांगा है, बहुत बृहद जानकारी है जिसको लेंदी कहते हैं। जानकारी देने से वो बहानेबाजी करेगा, एक्ट का सहारा लेगा, एक्ट का वो गलत एक्ट को परिभाषित करेगा। जैसे तमाम कार्यालय आरटीआई एक्ट की 2005 की धारा 8H1 के तहत। ये थे मेरे साथ
गजेंद्र सिंह सिकारवार जी, जिन्होंने आरटीआई से जुड़ी हुई जानकारियाँ हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि आरटीआई लगाने के पहले हमको किन किन चीज़ों की जानकारी रखनी चाहिए। आज के हमारे कार्यक्रम में इतना ही। फिर हम ऐसे कार्यक्रम के साथ आपके साथ मौजूद होंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त लतीफ़ अहमद सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।